नमस्कार, मैं राजकुमार। आज हम 2 नवंबर 2023 के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज हमने इन दोनों अखबारों से 5 खबरें ली हैं, जिनमें से 4 का विश्लेषण हम प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से करेंगे और 1 का विश्लेषण मुख्य परीक्षा के लिहाज से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। हमारे विश्लेषण की पहली खबर है जो द हिंदू के पेज नंबर 10 पर देखी जा सकती है। खबर क्या कहती है? राज्यसभा प्रिविलेजेस पैनल टू रिव्यू प्लीज अगेंस्ट मेंबर्स। यानी हाल ही में राज्यसभा के कुछ सदस्यों का निलंबन हुआ था, उस बात की जांच करने, यानी उन आरोपों की जांच करने के लिए समिति बैठेगी, ऐसा खबर है। ये सदस्य कौन से थे जो निलंबित हुए हैं? वो हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा इत्यादि। पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। ये खबर हमने क्यों ली है? क्योंकि ये क्या है? एक संसदीय समिति है। संसदीय समिति है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति। जब कोई संसदीय समिति अखबारों में सुर्खियां बटोरती है तो वह यूपीएससी के लिए सवाल बनाने का एक आधार बन जाती है। भरोसा नहीं होता तो पीवाईक्यू यानी विगत वर्षों के प्रश्न देख सकते हैं। क्या कहता है विगत वर्षों का प्रश्न? 2013 में पूछा गया है, लोक लेखा समिति पर पूछा गया है। लोक लेखा पर संसदीय समिति, यह प्रश्न है। आप इसे पढ़िए और उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह विगत वर्ष का प्रश्न है, इसलिए हम पढ़ने पर ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। खबर के आधार पर हमने एक अभ्यास प्रश्न बनाया है जो आने वाले साल में प्रारंभिक परीक्षा में आपकी प्रैक्टिस के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। प्रश्न क्या कहता है? राज्य विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन है? यह एक स्थायी समिति है जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं। यह आपको बताना है सही है या गलत है। दूसरा कथन, समिति में 15 सदस्य होते हैं। तीसरा कथन, इस समिति की शक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सही है गलत देखना है। इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब प्रश्न में एक्चुअल डिमांड कहां आती है? वो यहां दिखाई देती है। क्या मांगा है? उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है, उसने सही नहीं पूछा, यानी गलत कथन पूछे कि ऊपर जो कथन दे रखे हैं इन कथनों में से कितने कथन सही नहीं है। यह है क्रिटिकल पॉइंट। ज्यादातर बच्चों के जो सवाल के उत्तर होते हैं प्रीलिम्स में, वो इसी वजह से गलत होते हैं कि वो सही से बारीकी सब तरीके से पढ़ते नहीं है। सही पढ़ लेंगे, ऐसा लगता है प्री कंसीव नोशन में कि सही ही पूछा होगा, वो नहीं होता है। तो हमको पूरा प्रश्न ढंग से धैर्यपूर्वक धीमे धीमे पढ़ना है। समझ में आया? मतलब सही नहीं पूछा है। तो अब देखना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन, स्थायी समिति है, यह बात सही है। दूसरा कथन, अध्यक्षता जो है वो सभापति करता है, यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति के द्वारा समिति के सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति। तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? सभापति, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, तो यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं केवल 10 सदस्य। तो ये 15 कहां होते हैं? लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसमें होते हैं 15 सदस्य। समिति की शक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 105 में व्याख्यायित नहीं किया गया है। तो 105 में क्या किया गया है? विशेषाधिकारों को बताया गया है कि विशेषाधिकार होंगे। संसद के सदस्यों के क्या विशेषाधिकार होंगे, ये 105 में वर्णित है। तो अपना तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है।
निर्वाचन नहीं होता है, पहली बात, यही गलत हो जाता है। मनोनयन होता है, मनोचयन बोलते हैं इसको, मनोचयन मतलब मनोनीत बोलना या मनोचयन बोलना, ये होता है। अगली बात कि समिति में केवल राज्यसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के नहीं होंगे। तो दूसरे स्टेटमेंट मतलब इस तरह से भी ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। अब पूछा कितने सही नहीं है, तो हमने देखा चारों सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये ABCD होंगे और उत्तर हो जाएगा D, 4 सभी। ठीक है, उत्तर आप D और व्याख्या यहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की चर्चा की दूसरी खबर द हिंदू के पेज नंबर 1 से ली गई है। खबर क्या कहती है? यूपीएससी टाइटन्स द रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट पुलिस चीफ्स। खबर यह है कि जो यूपीएससी है उसने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो रूल्स हैं उनको सख्त कर दिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अभी जो व्यवस्था राज्य बहुत सी सरकारें फॉलो कर रही हैं वो ये कि अपनी मर्जी अपनी पसंद के व्यक्ति को डीजीपी बनाने के लिए वो किसी को डीजीपी नियुक्त न करके इंचार्ज नियुक्त करते हैं, एक्टिंग डीजीपी नियुक्त करते हैं। तो इससे दो बातें होती हैं कि एक तो राज्य सरकार अपने पसंद के व्यक्ति को डीजीपी बना लेती है, दूसरा वो यूपीएससी के नियम के उल्लंघन के आरोप से भी बच जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कानूनी तौर पर डीजीपी नियुक्त ही नहीं किया, उसने किया इंचार्ज या एक्टिंग डीजीपी। तो इस हीला हवाली से बचाने के लिए यूपीएससी ये नए रूल लेके आया। अब नए रूलों पर तो हम सवाल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बारीक बात है और ऐसा प्रश्न शायद पूछा भी नहीं गया है, लेकिन यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी क्या है? संवैधानिक संस्था है। और यूपीएससी खुद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल पूछती रहती है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखना चाहते हैं तो यह प्रश्न देखिए 2017 का, इसमें चुनाव आयोग पर पूछा गया है प्रश्न। यानी अगर यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर सवाल पूछ सकता है तो मतलब साफ है कि वो खुद पर भी सवाल पूछ सकता है। इसलिए हमने अभ्यास प्रश्न बनाया है आपके लिए। ये देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयोग पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करता है। दूसरा कथन, नए नियमों के अनुसार पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल उन पुलिस अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने शेष हैं। तीसरा, आयोग द्वारा की गई सिफारिशें बाध्यकारी हैं। कितने कथन सत्य पूछ रहा है वो, तो अपना ये स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। दूसरा कथन खबर से ही देखने पर पता चल जाएगा कि सत्य है, और तीसरा कथन असत्य है क्योंकि इसकी जो सलाह है वो क्या है? वो सलाहकारी है। मतलब बाइंडिंग नहीं है, केवल सलाह ली जाती है। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। व्याख्या के लिए आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। उत्तर है बी। ठीक है, अगली जो खबर है वो द हिंदू के पेज साइंस। ये कहां मिलेगी? स्पोर्ट्स के बाद वाला पेज जो होता है वो साइंस का होता है। साइंस में क्या खबर छपी वहां पेज पर कि हीमोग्लोबिन इज नॉट यूज्ड ओनली इन ब्लड, साइंटिस्ट डिस्कवर। मतलब ब्लड में नहीं मिलती है, ब्लड के अलावा भी कहीं मिलती है। डिस्कवरी ये हुई है। क्या कह रहा है? अब तक जो मान्यता है वो कहे कि हीमोग्लोबिन कहां मिलेगी? ब्लड में। लेकिन अब कहां मिलेगी? उसके ब्लड के अलावा एडिशनल कहां मिलेगी? इसने कहा है कि कार्टिलेज में मिलेगी। अब ये कार्टिलेज क्या भला है? इसका हिंदी में नाम होता है उपास्थि। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा उपास्थि क्या है, तो आप समझिए उपास्थि है एक हड्डी है H1 और एक हड्डी है H2 हड्डी। अब इसको जोड़, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो चीज चाहिए कंटेंट, लिक्विड टाइप का, सेमी लिक्विड टाइप का, उसका नाम है कार्टिलेज, उपास्थि। अभी भी समझ नहीं आ रहा तो उदाहरण से समझिए। ये देखिए, ये मेरा हाथ है, इसमें एक हड्डी ये है
और एक हड्डी इसके बाद की। दो हड्डी दिख रही होंगी आपको, एक ये। बीच में से नहीं मोड़ सकते आप, जहां से मोड़ रही है मतलब वहां जॉइंट है, जुड़ाव है। तो इस जुड़ाव के लिए कुछ चीज चाहिए होगी ना, गोंद टाइप की। तो गोंद टाइप की जो चीज है उसी को बोलते हैं कार्टिलेज या उपास्थि। तो डिस्कवरी क्या कह रही है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लड के साथ साथ कार्टिलेज में भी पाई जाती है। ये नई डिस्कवरी है, पहले से ऐसी मान्यता नहीं थी। ऐसी मान्यता थी कि केवल ब्लड में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। ये हमको खबर मिली। अब इस खबर को हमने प्रश्न बनाने का आधार क्यों बनाया? क्योंकि एक नई डिस्कवरी है, और नई डिस्कवरी, खासकर साइंटिफिक नई डिस्कवरी होती है, ये यूपीएससी के लिए सवाल बनाने की संभावना को पैदा करती हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखना चाहते हैं तो एक प्रश्न देख सकते हैं। 2019 में एक प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, केस 9 प्रोटीन क्या है? क्यों? क्योंकि ये उस साल अखबारों में रही होगी, इसीलिए इसने उस समय पूछा। अब वो सवाल आता है कि हम किस पॉइंट पर सवाल बनाएं। तो अभी ये जो डिस्कवरी हुई है ये एक दो वैज्ञानिक जगहों पर, एक दो समूह ने आइडेंटिफाई करी है। अभी ये स्टेब्लिश नहीं हुई है। कोई डिस्कवरी जब आइडेंटिफाई होती है, कोई चीज आइडेंटिफाई होती है, तो स्टेब्लिश होने में उसे पीयर साइंटिस्ट ग्रुप जो होगा, ग्लोबल कम्युनिटी उसे मान लेगी, तब ये बात स्टेब्लिश होगी। तो अभी डिस्कवर हुई है, स्टेब्लिश होने में अभी टाइम है, इसलिए हम इस बात पर तो अभी प्रश्न नहीं बना सकते। लेकिन हीमोग्लोबिन पर जो स्टैटिक बायोलॉजी जीव विज्ञान का हिस्सा है, हम वहां इसको एक सवाल बना सकते हैं। तो हमारा सवाल, अभ्यास प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। यह है अभ्यास प्रश्न। रुधिर वर्ण का हीमोग्लोबिन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? ये ग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा हेमी अर्थात लौह तत्व के संयुग्मन, जुड़ाव से बनती है, पहला कथन। दूसरा, ये लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन जो है। तीसरा कथन, ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है। और पूछा गया प्रश्न में कि उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? सत्य नहीं पूछा। पहला कथन भी सत्य है, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में पाए जाते हैं, तो ये भी सत्य है। कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आपने। ये ऑक्सीजन के वाहक होते हैं, ऑक्सीजन के धारक होते हैं, इन्हीं पर ऑक्सीजन लाई करती है, तो हाँ ये बात भी सत्य है। तीनों कथन हो गए सत्य। अब वो पूछ रहा है असत्य, तो उपरोक्त उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी, कोई भी असत्य नहीं है। उत्तर हो जाएगा डी, और व्याख्या आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगली जो खबर है वो है इंडियन एक्सप्रेस के पेज एक्सप्लेन से ली गई है। क्या खबर है कि इंडियाज ओन कार टी सेल थेरेपी। ठीक है। ये कार टी सेल थेरेपी क्या है? CAR क्या का मतलब है? ये देखिए आप, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ये है कार टी थेरेपी। अब ये क्या हुआ है कि भारत में इसको मान्यता मिल गई है। कहां से? इससे CDSCO से। ये CDSCO क्या है? आप होमवर्क के तौर पर अपने लेवल पर तैयार कर सकते हैं। क्या है, क्या इसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, एक संस्था है, तो ड्रग कंट्रोल है, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल। इसने इसको मान्यता दे दी है थेरेपी को। तो ये थेरेपी किस काम की आती है? कैंसर ट्रीटमेंट में काम आएगी। कैंसर ट्रीटमेंट में थेरेपी काम आएगी, उसको मान्यता मिल गई है भारत में। तो ये क्या करेगी? खबर के इसेंस के तौर पर अगर हम जाने तो ये क्या करेगी? ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर काम करेगी। मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसका खून लिया जाएगा, लैब में भेजा जाएगा, वहां आनुवांशिक संशोधन किया जाएगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाएगा, टी सेल्स जो है वो डेवलप करी जाएंगे, मजबूत करी जाएंगी वहां। फिर उस खून को वापस उसी मरीज में डाल दिया जाएगा। अब टी सेल आ गई हैं तो वो कैंसर सेल्स को लड़कर मार देंगे और कैंसर ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो कैंसर का इलाज है, एक तो इसे जल्दी हो जाएगा। कीमोथेरेपी है एक एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है और टाइम टेकिंग है।
तो ये जो कार टी सेल थेरेपी है, ये जल्दी पेशेंट को ठीक करेगी, 7 से 8 हफ्ते में ही। कुछ हफ्तों का खेल है, ब्लड जाना है और लौट के आना है, ट्रांसफ्यूज होना है, फिर वो अपना काम कर देगी, इम्यून सिस्टम काम करेगा। जल्दी है और कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि जो पुरानी थेरेपी है, कीमोथेरेपी टाइप की जो थेरेपी है, वो बहुत कॉस्टली होती है, करोड़ों में होती है। लेकिन ये अभी इसकी कॉस्ट बताई जा रही है 30 से 40 लाख, बाद में इसको घटाकर 10 से 20 लाख करने का इरादा है। आप ये पूरी खबर पढ़ेंगे तो ये पूरी बातें मैंने एसेंस में आपको समझा दी हैं। ग्रीन ग्रीन जो मैंने कर रखा है उसका मैंने एसेंस आपको समझा दिया। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमने इस पे क्यों बनाया है, क्योंकि जो खबरें न्यूज में रहती हैं उन पर प्रश्न बनते रहते हैं, खासकर साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं, रिसर्च है, उन पर देखो 2017 में एक प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने। क्या प्रश्न पूछा है, देखो, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इस पर सवाल था। आप उत्तर यहां से ढूंढकर देख सकते हैं। हमारा अभ्यास प्रश्न क्या कहता है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR टी सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है। तो मैंने खबर के विश्लेषण में बताया था कि इसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, मतलब टी सेल बेस्ड है। और टी सेल क्या होती है, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक होते हैं, टी सेल्स जो होते हैं। तो टी सेल बेस्ड है तो मतलब इम्यूनोथेरेपी है। दूसरा कथन, इसमें टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से बदलकर उन्हें शरीर में प्रवेशित कराया जाता है, यही खबर थी। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा, नेक्सेकार 19 भारत द्वारा विकसित एक प्रकार की CAR टी सेल थेरेपी है। जो थेरेपी विकसित हुई है कार थेरेपी, उसका नाम नेक्सेकार है या कुछ है, ये आपको ढूंढना है। चौथा स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात भारत इस प्रकार की थेरेपी विकसित करने वाला दूसरा देश है। अब आपको बताना ये कथन सही है या गलत है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। सत्य अब देखना है, ये कथन सत्य होगा, दूसरा कथन भी सत्य होगा, क्योंकि मैंने बताया था खबर के विश्लेषण में ही लैब ले जाएंगे, टी सेल जनरेट होंगे, मॉडिफाइड होंगे, फिर रिफ्यूज कर दिए जाएंगे। नेक्सेकार नाम है उस थेरेपी का, नेक्सेकार 19, ये सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि अमेरिका के बाद EU के बहुत से देशों में ये थेरेपी ऑलरेडी विकसित की जा चुकी है, तो भारत जो है वो दूसरा देश नहीं है। अब सत्य कथन देखने थे तो एक के अलावा 3 सत्य हैं, तो उत्तर हो जाएगा C, A, B, C और D। तो उत्तर हो जाएगा C, केवल 3। उत्तर क्या हो जाएगा? C, केवल 3। व्याख्या आप यहां पढ़ सकते हैं। आज की आखिरी खबर जो मेंस के पर्सपेक्टिव से हम विश्लेषण करेंगे। खबर क्या है? मोदी जी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द हिंदू के पेज नंबर 12 पे कह रहे हैं, ध्यान रखना है, इंडिया इज प्राउड टू बी द बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ द बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ऐसा किस मौके पर कहा? तो वर्चुअली 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इस मौके पर। इसमें आप उन प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ सकते हैं। अखुरा अगरतला रेल लिंक उनमें से एक प्रोजेक्ट ये है, अखुरा अगरतला। ये बांग्लादेश का है, ये भारत का है। तो ये रेल लिंक उन 3 प्रोजेक्ट्स में से शामिल थी जो मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट करी है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और पिछली खबर जो थी, हेडिंग जो बनी थी, ये द हिंदू की खबर है। तो हमने दोनों खबरों की कटिंग यहां लगा दी है आपकी सुविधा के लिए। ये वो लिंक है जिसकी चर्चा अखबार में हुई है। तो ये नाम स्थानिक अवस्थिति के आधार पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के विश्लेषण में भारत बांग्लादेश संबंधों को हम देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव। तो देखते हैं कि क्या क्या हमको देखना है आज के लेक्चर में। तो ये देखो, पहले समझेंगे हम पृष्ठभूमि, उसके बाद समझेंगे आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध दोनों देशों के बीच, फिर विकास साझेदारी, फिर समझेंगे क्षमता निर्माण में और मानव संसाधन विकास में भारत का योगदान बांग्लादेश के लिए,
फिर देखेंगे सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के संबंध में दोनों में कोऑपरेशन, फिर रक्षा सहयोग देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, फिर सांस्कृतिक सहयोग देखेंगे और फिर बहुमंचीय मंचों पर सहयोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 by 1। हम शुरू करेंगे पृष्ठभूमि से। और पृष्ठभूमि में कहां चलेंगे? बांग्लादेश के निर्माण पर। अब बांग्लादेश का निर्माण होना है तो थोड़ा सा हमको इतिहास खंगालना पड़ेगा। और इतिहास क्या कहता है कि भारत का विभाजन 1947 में होने के बाद पाकिस्तान नाम का देश बना। अब पाकिस्तान नाम का जब देश बना तो उसमें 2 पाकिस्तान थे, एक इधर पाकिस्तान था और एक इधर पाकिस्तान था। तो इसे बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान और इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बोलते हैं बांग्लादेश। कन्फ्यूजन क्लियर? बांग्लादेश शुरू से नहीं था, बाद में बना है। ठीक है, अब ये बनने की कहानी समझते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत से लोगों को कहानी नहीं पता रहती। तो हुआ क्या, 1947 में 2 देश बने, उनमें से पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। अब हुआ क्या, ये दोनों जो देश थे, दोनों क्षेत्र थे एक देश के, ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अलग थे, क्योंकि ये समुद्र आधारित इकोनॉमी है और ये इतनी समुद्र आधारित इकोनॉमी, एग्रीकल्चर आधारित इकोनॉमी थी इसकी संस्कृति और इसकी संस्कृति बिल्कुल मैच नहीं खाती थी, क्योंकि ये पंजाब के आसपास का एरिया है और ये बंगाल के आसपास का एरिया है। तो हमने देखा कि आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक दोनों तौर पर दोनों क्षेत्रों में, एक ही देश के दोनों क्षेत्रों में बहुत भिन्नता है। अब ये भिन्नता थी, उसके साथ साथ क्या था, भिन्नता के साथ साथ ये दोनों फिजिकली दूर भी थे। भौतिक रूप से देखो, भारत दोनों के बीच में 2,500 किलोमीटर दूरी, 2,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है दोनों देशों के बीच। अब इतनी दूरी और भिन्नता, दूरी की वजह से क्या हुआ, जो श्रम है और संसाधन है वो मोबाइलाइज नहीं कर सकते। मतलब यहां के लोग यहां काम करने नहीं जा सकते, बांग्लादेश के लोग वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, और ईस्ट पाकिस्तान के संसाधनों का उपयोग यहां नहीं किया जा सकता। इतनी दूर जाने में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब आगे क्या हुआ, इससे भी बड़ी बात यह थी कि जो सरकार थी पाकिस्तान की, वो इस एरिया में रहती थी, कराची, इस्लामाबाद यहां है। तो इस्लामाबाद का इलाका इस वाले क्षेत्र में पड़ता था। तो पॉलिसीज का जो सेंटर पॉइंट था वो वेस्ट पाकिस्तान रहा, ईस्ट पाकिस्तान पॉलिसीज में बिछड़ता गया। अब पिछड़ने से क्या हुआ, ये वाकई में पिछड़ गया, आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा आने लगी। जब एक देश के 2 क्षेत्र पिछड़ने लगते हैं तो आंदोलन होना, मांग उठना वाजिब है, हुआ भी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग 6 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आए, बोले कि भाई हमें ऑटोनोमी दे दो, स्वायत्तता दे दो। अब वेस्ट पाकिस्तान के लोग बोले, लीडर्स बोले कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा, लड़ाई होगी ना। बड़े भाई से छोटा भाई बोले कि खेत जितना है उसमें से आधा मुझे दो, क्योंकि हम 2 भाई हैं और बाप की संपत्ति में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। बड़ा भाई बोले कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम बड़े हैं, हमारी बात मानो। तो छोटा भाई क्या करेगा, लड़ाई करेगा। वही हुआ, छोटे भाई ने युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध की लीड किसने ली, मुक्ति वाहिनी संस्था थी, और मुक्ति वाहिनी संस्था को भारत ने क्या दिया, प्रशिक्षण और हथियार। इसके लीडर कौन थे, शेख मुजिबुर रहमान। ठीक है, और आगे चलकर युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश का निर्माण हो गया है, जब देश बनता है तो उसके साथ संबंध स्थापित करने होंगे। भारत ने बांग्लादेश के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, युद्ध लड़ा बांग्लादेश के लिए, तो बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ होने ही थे और हुए भी। अब उस प्रगाढ़ता को हम विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आर्थिक और वाणिज्यिक प्रगाढ़ता से। दोनों के बीच कितनी प्रगाढ़ता है आर्थिक और वाणिज्यिक, देखो। पहली, जो बांग्लादेश है वो दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब दक्षिण एशिया में कई देश है ना, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ऐसे देश कई हैं। उन सब देशों में भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार कौन करता है, वो है बांग्लादेश।
कितना महत्वपूर्ण तथ्य। और जो भारत है वो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है। तो अब आपको पता करना है कि बांग्लादेश के लिए सबसे पहला कौन है। जैसे भारत के लिए तो बांग्लादेश है। भारत साउथ एशिया में जितने देशों के साथ व्यापार करता है उनमें सबसे ज्यादा किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है, बांग्लादेश किसी और देश के साथ करता है, वो आपको पता करना है। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरी बात, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीईओ फोरम बना है एक, इसका काम है व्यापार और वाणिज्य में सहूलियत पैदा करना दोनों देशों के बीच। ठीक है। बिजली का जो आयात है बांग्लादेश करता है भारत से कितना, 1160 मेगावाट बिजली हर साल। और इस काम को सुगम बनाने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, संयुक्त कार्य समूह भी बनाया गया है दोनों देशों के बीच सहूलियत बढ़ाने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं, विकास साझेदारी देखते हैं। विकास साझेदारी में क्या देखेंगे, जो भारत है ये यहां रहेगा भारत, और ये यहां आएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसके लिए माफी, गलत टाइप हो गया। जो भारत है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। कैसे, लाइन ऑफ क्रेडिट, 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है भारत ने, कितने मिलियन डॉलर, अब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। यानी लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है ऋण देना है। तीन लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। ठीक है। एक जो जितनी भी परियोजनाएं भारत बांग्लादेश में चलाता है, बांग्लादेश के विकास के लिए, उसको एक नाम दिया गया है, इसका नाम है हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्रोजेक्ट। हिंदी में नाम पढ़ो, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना। मतलब भारत बांग्लादेश में शैक्षणिक संस्थान बनाने हैं, कौशल विकास के लिए संस्थान बनाने हैं, छात्रावास बनाने हैं, प्रशिक्षण संस्थान बनाने हैं, सांस्कृतिक केंद्र बनाने हैं। ऐसी चीजों को बनाने के लिए एक नाम, छतरी, मतलब क्या बोलेंगे इसको, अम्ब्रेला टर्म है HICDP। ठीक है, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स को इस अम्ब्रेला टर्म के तहत भारत विकसित कर रहा है। कहां पे, बांग्लादेश। फिर अगला जो क्षेत्र देखना है वो है क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास। तो भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश के सिविल सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण दे रहा है। कहां पे, मसूरी में। कितने, 1800। और किस जगह में, उस जगह का नाम क्या है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये कहां पे काम करता है, मसूरी में। तो बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षण देता है भारत। ऐसे ही राष्ट्रीय न्याय अकादमी में भोपाल में 1500 बांग्लादेशी न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है भारत। तो इससे समझ में आ रहा है हम भारत के लोग बांग्लादेश की क्षमता निर्माण पर काम कर रहे हैं। आगे सीमा और सुरक्षा, ये देखो, तो BSF सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश की जो BSF है उसका नाम है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, BGB। इनके महानिदेशक स्तरीय वार्ता रेगुलरली होती रहती है। ऐसे ही एक सैन्य अभ्यास भी चल रहा है दोनों देशों के बीच, इसका नाम है भारत बांग्लादेश कॉर्पेट बंगोसागर। ठीक है, आगे चलते हैं, कनेक्टिविटी के लिए देख लेते हैं दोनों देशों ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो रेलवे लिंक चिल्हाटी बांग्लादेश में और हल्दीबाड़ी भारत में। खबर का आधार यह था, ये रेलवे लिंक देखी थी हमने मैप में, अखौरा और अगरतला। अगरतला कहां है, भारत में, अखौरा बांग्लादेश में। ये रेल लिंक अभी की हाल फिलहाल की है। यात्री ट्रेनों की आवृत्ति भी बढ़ा दी गई है। इनमें 2 ट्रेन मुख्य हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। बस सेवा भी चालू है दोनों देशों के बीच। कहां कहां, ढाका से सिलीगुड़ी, ढाका से गंगटोक और ढाका से दार्जिलिंग। 3 जगह बस सेवा भी चल रही है। एक फैनी ब्रिज जिसे मैत्री सेतु भी कहा जाता है, कहां कहां के बीच है, सबरूम त्रिपुरा और रामगढ़ बांग्लादेश के बीच। ठीक है, यह कनेक्टिविटी के प्रयास दोनों देशों को भी समझे जा सकते हैं।
सांस्कृतिक सहयोग अगर देखना है तो कहां देखेंगे? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है जो ढाका में है और दोनों देशों के बीच संस्कृति के आदान प्रदान का मुख्य केंद्र है। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग देखना है दोनों देशों के बीच तो दोनों देश बिम्स्टेक के भागीदार हैं। बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सार्क, दोनों देश सार्क में भी हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह है एक IORARC क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, यहां भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है बांग्लादेश। तो इस तरह देखा हमने कि बहुमंचीय पक्षों पर भी बांग्लादेश और भारत दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इसी तरह आज का हमारा ये विश्लेषण समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, मैं राज।